नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। मैं नरेंद्र मान, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, नवोदय क्रांति परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवोदय क्रांति परिवार के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 12वीं क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, जो दूसरा अध्याय है भारत की संघीय कार्यपालिका, उसके बारे में आज हम बात करेंगे साथियों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो अध्याय हम एक अध्याय पूरा कर चुके हैं 12वीं क्लास का ही। उस अध्याय के अंदर हमने इतना पढ़ लिया था कि मुख्य कार्यपालिका क्या होती है, मुख्य कार्यपालिका के अर्थ क्या क्या होते हैं और इस संसार के अंदर मुख्य कार्यपालिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। उसी संदर्भ में आगे जो आपका दूसरा अध्याय है, सेकंड जो चैप्टर है, उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं, भारत की संघीय कार्यपालिका। प्यारे बच्चों, इसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो भारत की संघीय कार्यपालिका में भारतीय गणतंत्र का प्रतीक राष्ट्रपति का पद माना जाता है। राष्ट्रपति की पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह पद भारत के अंदर सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद माना जाता है राष्ट्रपति के पद को। संघीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संविधान का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है, संसदीय सरकार के अंदर भी। लेकिन संसदीय सरकार के अंदर, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वो काम जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका अलग अलग पाई जाती है संसदीय कार्यपालिका में। तो भारत के अंदर भी संसदीय प्रकार की कार्यपालिका है, तो भारत के अंदर भी वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, प्यारे बच्चों, दोनों अलग अलग हैं और उसके बारे में और विस्तार से हम आगे बात करेंगे। तो भारत के अंदर संघीय कार्यपालिका होने के कारण, संसदीय कार्यपालिका होने के कारण नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं को अलग अलग किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति को पास जो है वो वास्तव में शक्तियां बहुत कम हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से अगर हम देखें, भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 देखें तो वो स्पष्ट कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पद में निहित होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी। तो संसदीय सरकार में संवैधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही पाई जाती हैं। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, परंतु एक आगे एक और आर्टिकल आता है, एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 74। उसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह एवं सहायता से करेगा। तो ये जो दो शब्द जोड़ दिए प्यारे बच्चों, सलाह और सहायता, ये शब्द जो है राष्ट्रपति के पद को जो राजनीति का अध्यक्ष है वो बनाने से रोकते हैं, सलाह और सहायता। हालांकि सलाह देना और सहायता देना कोई ऐसा कार्य नहीं होता कि सलाह तो ऐसी होती है, सलाह कोई दे दे, उसको माने ना माने वो अगले आदमी की मर्जी पर निर्भर होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में जो आर्टिकल 74 कहती है, वो सलाह इस तरह की नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे दे, राष्ट्रपति माने या ना माने, इस तरह का नहीं होता। इन बहुत सारे इस तरह के उलझे हुए प्रश्नों के बारे में आगे हम बात करेंगे कि वो सलाह और सहायता मानने के लिए बाध्य है अथवा नहीं है, और किन परिस्थितियों में बाध्य है और किन परिस्थितियों में वो मना कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा था कि यह पद जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, शासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह राष्ट्र का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रपति को कोई वास्तविक ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी सत्ता, उनका पद जो है वो मर्यादापूर्ण, बहुत सम्मान का पद बनाया गया है राष्ट्रपति का पद। आप अक्सर देखते होंगे प्रधानमंत्री के मंत्रियों के आलोचक बहुत सारे मिल जाते हैं, मीडिया के अंदर भी आप देखते होंगे, समाज के अंदर आसपास भी देखते होंगे, लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है जिसका सभी सम्मान करते हैं, और उस पद को मर्यादापूर्ण एक पद बनाया गया है, एक सम्मान का पद बनाया गया है, जो राजनीतिक दलदल से थोड़ा सा हट करके बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया है, उसको एक अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में।
ताकि वो और ज़्यादा स्पष्ट हो पाए, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, समय कम होता है, उसमें हम कार्यपालिका को पूरा करते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में एक अलग से वीडियो आपके समक्ष आएगी, वो आप जरूर देखना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव न केवल 11वीं 12वीं क्लास से आना शुरू हो जाता है, बल्कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्लास से, एमए तक की क्लास से होती हैं, वहां तक राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपके काम आएगा। और अभी अगर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए अगली वीडियो के अंदर उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से पूरा होता है। अभी हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां आमतौर पर मानी जाती हैं, दी गई हैं 2 प्रकार की शक्तियां। एक तो सामान्य परिस्थितियां, सामान्यकालीन शक्तियां देश के अंदर चल रही हैं, और दूसरा है विशेष शक्तियां। दूसरा जो संकटकालीन शक्तियां जिसको कह सकते हैं हम। पहली जो है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी विशेष शक्तियां। तो बेटा घड़ी दियो कोई। तो सामान्य शक्तियां जो होती हैं वो इस तरह से है कि राष्ट्रपति के पास प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रशासन का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका और मुख्य कार्यपालिका आपने पढ़ा। कार्यपालिका के अंदर जितना कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। चाहे उसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करे, वो एक अलग बात है, परंतु राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का अध्यक्ष है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए सारी प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही प्रयोग होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही चलती हैं, राष्ट्रपति के पास ही है। दूसरा प्यारे बच्चों, सैनिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। सैनिक शक्तियों में एक तो सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। सारी सेनाएं राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों की पालना करती हैं। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह से करती हैं। सैनिक संदर्भ में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति उसी प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लेकिन वास्तव में सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी सैनिक शक्तियां और भारत के राष्ट्रपति के पास भी सैनिक शक्तियां हैं, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियां भारत के राष्ट्रपति की अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है। उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, मंत्रिपरिषद से संबंधित बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास है। मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति स्वयं करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और उनके संदर्भ में और भी कई सारे कार्य उनसे सूचनाएं लेना, उनसे सलाह लेना, तो वो कार्य जो है वो भी राष्ट्रपति के पास है। अर्थात मंत्रिपरिषद संबंधी कई सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, उनकी नियुक्ति से लेकर के उनको हटाने तक की। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री का सलाह मानना बाध्यकारी हो जाता है, परंतु फिर भी राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। उसके अतिरिक्त बहुत सारी नियुक्तियां करने की राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। नियुक्तियों से तात्पर्य है कि बहुत सारे राज्यपालों की नियुक्ति है, बहुत सारे न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, सीएजी की नियुक्ति है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है, चाहे यूपीएससी के मेंबर अध्यक्ष की नियुक्ति है, चाहे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी बहुत सारे आयोग जो बनाए जाते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उसके अतिरिक्त जो प्रशासनिक नियुक्तियां हैं उनमें भी राजदूतों की नियुक्ति है, वो भी राष्ट्रपति की सलाह से और राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, अर्थात राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। उसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रदेशों का शासन है, जैसे कि आप जानते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी वो बढ़ करके 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की जो शक्तियां हैं उनके अंदर जो है कमिश्नर को लगाना है, उनके अंदर उनका प्रशासन को देखना है, तो वो भी राष्ट्रपति के पास केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। पद से हटाने की शक्ति है, कई सारे व्यक्तियों को कई सारे संवैधानिक पद हैं जो महाभियोग के माध्यम से हटाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो पद से हटाने की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। राज्यपालों को पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह मानना बाध्यकारी है।
विदेशी मामलों के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के नाम से जितने संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां दी गई हैं। प्यारे बच्चों, इन प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ में कुछ न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। आपको ये पता है कि सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उन दोनों में सभी न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का अहम रोल होता है। प्रधानमंत्री की सलाह यहाँ पर भी मानना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी टाइम से जो कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है, जिसके अंदर जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया है, तो वो उसका भी एक जो है एक भाग है जजों की नियुक्ति का। लेकिन फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उसका सीधा सा एक ही जवाब है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी के पास एक क्षमादान का अधिकार है। कोई भी, जब सुप्रीम कोर्ट भी उसको किसी भी व्यक्ति को सजा दे दे, चाहे वो फांसी की सजा दे दे, मृत्युदंड की सजा दे दे या उम्र कैद की सजा दे दे, उम्र कैद को कम कर सकता है या फांसी की सजा को कम कर सकता है या किसी की भी सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया है कि वो क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास है। जब कोई भी, सभी न्यायालय जब सजा दे दें तो भी राष्ट्रपति उसको सजा को कम या माफ कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। जब भी कोई कानूनी मामला, ऐसा पेचीदा मामला हो, तो उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है और सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है। सर्वोच्च न्यायालय उसके संदर्भ में सलाह देता है राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी के पास ये शक्ति होती है कि वो सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। उस सलाह को माने या ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी होती है। और उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, विशेषाधिकार कुछ राष्ट्रपति जी के पास होते हैं न्यायिक संदर्भ में। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी नहीं निर्धारित की गई है, अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसके लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। उसके कार्यकाल के दौरान उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा या दंड नहीं दिया जा सकता, किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए कुछ विशेषाधिकार भी राष्ट्रपति जी को दिए गए हैं। राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं। वित्तीय शक्तियों में बजट जो बनता है वो राष्ट्रपति के नाम से बनाया जाता है। राष्ट्रपति पहले उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, अप्रूव करते हैं और तब जाकर के उसको लोकसभा में वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया जाता है। तो बजट में भी राष्ट्रपति का अहम भूमिका होती है। उसके अतिरिक्त जो धन बिल आते हैं, पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके लिए आवश्यक होती है, तब वो लोकसभा के सामने आते हैं। तो इसलिए धन बिल के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति जी का एक अधिकार है, राष्ट्रपति जी अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधा अनुसार उस निधि को खर्च करने का अधिकार रखते हैं। उसके अतिरिक्त हर 5 वर्ष के अंदर जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अंदर राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय जो बंटवारा है उसके संदर्भ में वो सलाह देता है, वित्तीय स्थितियों की सलाह देता है। तो वित्त आयोग के गठन और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की वैधानिक और विधायी शक्तियां भी हैं, कुछ विधानसभा संबंधी, कानून बनाने संबंधी। देखो, न्यायिक शक्तियां भी थी, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी थी, और अब हम विधायी शक्तियां, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, वो भी राष्ट्रपति के पास है। उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी लोकसभा का इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के तुरंत बाद जो पहला अधिवेशन होगा, पहले अधिवेशन को बुलाना, पहले अधिवेशन को संबोधित करना, वो राष्ट्रपति का एक अधिकार है। राष्ट्रपति उसको संबोधित करेगा, पहले अधिवेशन को। और प्रत्येक वर्ष का जो पहला अधिवेशन होगा उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। उसके अतिरिक्त जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान, नामजद किए जाने का, नॉमिनेट किए जाने का प्रावधान भी राष्ट्रपति के पास है, शक्तियां हैं। राष्ट्रपति 2 MP लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय से बना सकते हैं। एंग्लो इंडियन जो समुदाय अब लगभग ना के बराबर जो रह गया है, तो ऐसा समुदाय जो जब हम स्वतंत्र हुए तो उस टाइम पर ये एक समुदाय था। अगर इसको कोई भी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व ना मिले तो 2 सदस्य बनाए जाने की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। उसके अतिरिक्त 12 सदस्य राज्यसभा के अंदर विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को MP राज्यसभा बनाए जाने की व्यवस्था, वो शक्तियां राष्ट्रपति जी के पास है।
उसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जी एक कानून जारी कर सकता है, अर्थात अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर, जो भी संसद का अधिवेशन होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करवाना आवश्यक होता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। संसद द्वारा पास करवाया जाना, बाद में उसकी स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होता है। स्वीकृति अगर ना ले तो वो स्वतः समाप्त हो जाता है, और उसको संसद के सामने रखा ही ना जाए तो 6 सप्ताह के बाद वो स्वतः समाप्त समझा जाएगा, जो अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शांतिकालीन, जो सामान्यकालीन शक्तियां थी। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां प्यारे बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार का संकट देश में माना गया कि 3 प्रकार से संकट आ सकता है, और तीनों प्रकार की शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास दी गई हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी आ जाए, जब देश के ऊपर कोई ऐसा संकट आ जाए, तो देश उस टाइम पर राजनीति में ना उलझे, किसी प्रकार के कानूनी पेचीदगियों और सत्ता के विकेंद्रीकरण में ना रहे, उस संकट का सामना करने के लिए पूरा देश संगठित होकर के एक आदमी के नेतृत्व में वो कार्य करे। तो इस तरह से राष्ट्रपति जी को दी गई है। उसके संदर्भ में 3 शक्तियां हैं। एक तो है अनुच्छेद 352, एक 356 और एक अनुच्छेद 360। सबसे पहले 352 की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 आर्टिकल जो 352 है, उसके अंदर ये प्रोविजन है कि जब भारत का संविधान लागू हो, उस समय प्रावधान था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए तो उस संदर्भ में राष्ट्रपति जो है ये संकट काल को लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण यानी कि कोई युद्ध हो जाए विदेशी द्वारा, भारत पाकिस्तान का, भारत चाइना का जब भी हुआ तो इसमें 352 अनुच्छेद को लागू किया गया। उसके अतिरिक्त एक और प्रावधान है कि आंतरिक अशांति को वहां पर परिभाषित नहीं किया गया था। आंतरिक अशांति से क्या तात्पर्य है? 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति का गलत फायदा उठाते हुए इसके तहत देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी 352 के तहत। और हालांकि उसका राजनीतिक हित था उनके पीछे, लेकिन फिर भी जो आपातकाल की व्यवस्था की वो राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही थी उसमें से, वो कोई अच्छा काम नहीं माना गया। तो उसके बाद जनता उससे काफी नाराज हुई। 1977 में जब चुनाव हुए, जनता ने उनको हराया और जनता पार्टी की सरकार उस प्रावधान को बदल करके 44वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके अंदर लेकर के आई कि आंतरिक अशांति के साथ में उन्होंने सशस्त्र विद्रोह एक शब्द और जोड़ दिया कि अनुच्छेद 352 तभी लागू होगी जब या तो विदेशी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति का मतलब हथियार लेकर के लोग एक दूसरे को जब तक मारकाट शुरू नहीं हो जाएगी तब तक 352 के तहत इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। वो जो आंतरिक अशांति नहीं मानी जाएगी सामान्य परिस्थितियों में। तो इसलिए आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह किसके तहत? अनुच्छेद जो भारत के संविधान का संवैधानिक संशोधन है 44वां, उसके तहत इसका प्रावधान किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। और प्रधानमंत्री के लिखित आश्वासन के बाद ही इमरजेंसी, लिखित प्रावधान, लिखित जो एप्लीकेशन है उसके बाद ही राष्ट्रपति जो है ये इमरजेंसी लगाए। उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों एक जो दूसरी आपातकाल है वो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 पूरे देश में लागू नहीं होती, ये किसी अपने देश के किसी एक राज्य में या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर लागू होती है। और लागू कब होती है? जब राज्य में सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधानों अनुसार सरकार नहीं चला पा रही है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है वहां पर, और वहां का राज्यपाल आमतौर पर रिपोर्ट दे देता है कि यहाँ की सरकार जो है वो कानून व्यवस्था बनाने रखने में असफल है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और इसलिए यहाँ पर आपातकाल लगाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और उसके बाद सारी शक्तियां, राज्य की सारी शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल उन शक्तियों का उस राज्य में प्रयोग करता है। इसके पीछे सबसे ज्यादा राजनीतिक षड्यंत्र नजर आते हैं। 356 का सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जाता है 356 का। जब भी कोई केंद्र की सरकार के विरुद्ध कोई सरकार होती है तो उन सरकारों के खिलाफ जो है 356 का आम भय दिखाया जाता है और 356 का दुरुपयोग करते हुए उन सरकारों को हटा दिया जाता है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग अगर आपातकाल
के जो प्रावधान है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, उसमें 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अब तक भारत के इतिहास में रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। एक है अनुच्छेद 360। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। और वित्तीय आपातकाल जब लगती है, जब देश के अंदर देश के बैंक दिवालिया हो जाएं, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, बिल्कुल खराब हो जाए और आवश्यक वस्तुएं लोगों तक ना पहुंच पाए और कुल मिलाकर के आर्थिक जो है तौर पर देश जो है वो काफी गड़बड़ी हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, निकालने वाले पैसे बहुत हों लेकिन देने के लिए बैंकों के पास पैसा ना हो, ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत के इतिहास में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाई गई है 360 के तहत। और वित्तीय आपातकाल अगर लगती है तो इसमें सरकारी कर्मचारियों को कम वेतन या बिना वेतन के काम किए जाने का करवाया जा सकता है। उसके अतिरिक्त जजों की कभी भी वेतन कम नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल में। उनका वेतन भी 360 अनुच्छेद अगर लग जाता है, वित्तीय आपातकाल लग जाता है, तो उनका वेतन भी कम किया जा सकता है। तो इसलिए 360 जो है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में है। 352 अनुच्छेद का जो है कई बार प्रयोग किया गया, आमतौर पर बाहरी आक्रमण के लिए प्रयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने 1975 में इसका दुरुपयोग किया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग शुरू से ही होता आया है और अब तक हो रहा है। अनुच्छेद 356 का जो दूसरी पार्टियों की सरकारें, केंद्र सरकार से अलग पार्टियों की सरकारें राज्यों में होती हैं तो इसका दुरुपयोग होता है। और 360 के वित्तीय आपातकाल अब तक लगाने की नौबत भारत के अंदर नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों, भारत के राष्ट्रपति की अगर वास्तविक स्थिति की बात करें तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति एक सम्मान का पद है। भारत का राष्ट्रपति एक प्रतिष्ठा का पद है। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं है और जो शक्तियां दी गई अनुच्छेद 53 के तहत, उन शक्तियों पर अनुच्छेद 74 के तहत यह कहा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करेगा। और वास्तव में जो सलाह और सहायता होती है वो एक प्रकार से बाध्यकारी सी राष्ट्रपति के लिए होती है। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को कहेगा वो मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। संसद जो कानून पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देगी उसके ऊपर हस्ताक्षर करने बाध्यकारी होंगे, अर्थात पूर्णतः एक रबड़ स्टैंप राष्ट्रपति के पद को बना दिया गया था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत थोड़ा सा बदलाव किया गया और बदलाव ये किया गया कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी भी कानून को संसद के पास भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास किसी भी प्रस्ताव को भेज सकता है। तो पुनर्विचार की शक्ति दे दी है राष्ट्रपति के पास। और फिर भी कुल मिलाकर के देखें तो राष्ट्रपति का पद जो है वो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। विधेयक पर हस्ताक्षर जब तक नहीं करेगा, जब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा, और हस्ताक्षर करना कब तक करेगा उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। तो उसके अतिरिक्त जो है अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल को से सलाह ले सकता है। कुल मिलाकर के उसको सरकार को चेतावनी देना, सरकार को प्रोत्साहित करना और सरकार से सूचनाएं प्राप्त करना, ये सब तरह के शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति काफी शक्तियों का प्रयोग करता है। कुल मिलाकर के राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, केंद्र की सरकार, गठबंधन की सरकार हो, किसी एक दल की सरकार ना हो, तो उस समय राष्ट्रपति का पद थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाता है। कई सारी शक्तियां उसकी स्वतः बढ़ जाती हैं। लेकिन जब केंद्र के अंदर एक पूर्ण सत्ताधारी दल और स्वयं एक मजबूत प्रधानमंत्री हो तो उस समय राष्ट्रपति की शक्तियां स्वतः धीरे धीरे थोड़ी सी कम आकी जाती हैं, कम मानी जाती हैं। तो इसलिए राष्ट्रपति का पद जो है बहुत सम्मान का पद है, लेकिन बहुत ज्यादा शक्तियां उसको नहीं दी गई हैं। प्रधानमंत्री से अगर मुकाबला करें तो प्रधानमंत्री का पद ज्यादा शक्तिशाली पद है, ज्यादा शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रधानमंत्री करता है। आगे हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। बहुमत दल के नेता को, जिस भी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेता है राष्ट्रपति। लेकिन अगर एक दल को बहुमत ना प्राप्त हो तो अगर गठबंधन, चुनाव पूर्व गठबंधन है और उसका अगर
बहुमत आ जाता है तो उसके नेता को आमंत्रित कर लेता है। लेकिन स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अंदर यह प्रावधान है कि बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करेगा, और बहुमत अगर किसी भी दल को नहीं मिलता है तो उस संदर्भ में सब विवेक से राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेगा। अब सब विवेक क्या होगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किसको आमंत्रित करे किसको ना करे, उसमें राष्ट्रपति जो है वो स्वयं की इच्छा से किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। आमतौर पर गठबंधन वाले नेता को बुलाने की कोशिश करता है, वो भी नहीं है तो आमतौर पर सबसे बड़े दल के नेता को बुलाने की कोशिश करता है। तो लेकिन वो बुलाएगा किसे, वो बाध्य नहीं है किसी प्रकार से, वो अपनी मर्जी से किसी को भी बुला करके प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा सकता है और उनको बहुमत साबित करने का समय दे सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति अगर पूर्ण बहुमत है तो राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती, लेकिन अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता राष्ट्रपति ही है। उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रधानमंत्री वास्तव में काफी शक्तिशाली पद बनाया गया है भारत के अंदर। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्री कौन कौन होंगे, किसको मंत्रिमंडल में रखा जाए, किसको ना रखा जाए, किसको कैबिनेट मंत्री रखा जाए, किसको राज्य मंत्री रखा जाए, किसको उप मंत्री रखा जाए, वो प्रधानमंत्री का एक अधिकार है, प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। विभागों का बंटवारा, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, वो भी प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं। उसके अतिरिक्त मंत्रियों को पद से हटाने की शक्ति हालांकि राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए कहेगा उसी व्यक्ति को पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो इसलिए मंत्रियों को पद पर लगाना, मंत्रियों के अंदर विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों को पद से हटाना, लोकसभा का नेतृत्व, लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता तो होता ही है प्रधानमंत्री, और पूरे लोकसभा का ही नेता माना जाता है। लोकसभा का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री ही करता है, एक बड़ा सम्मान का पद होता है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भी। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति जो चाह रहे हैं उसकी सूचना देना मंत्रियों को, वो प्रधानमंत्री का एक अधिकार है। कोई भी मंत्री बिना प्रधानमंत्री की इच्छा से राष्ट्रपति से सीधे जाकर के मुलाकात नहीं कर सकता, सीधे बात नहीं कर सकता, सीधे सूचनाएं नहीं दे सकता। उनके बीच में सूचना देने का जो कार्य है वो प्रधानमंत्री का है। मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में जो उनको जोड़ने का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, उनकी कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद की सूचनाएं राष्ट्रपति को देना, सरकार क्या चाह रही है, क्या करने जा रही है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना। राष्ट्रपति की चाहत या राष्ट्रपति की जो इच्छा है या राष्ट्रपति जो चाह रहे हैं वो मंत्रियों को जाकर के बताना, वो प्रधानमंत्री का काम है। उसके अतिरिक्त कैबिनेट का नेतृत्व, आजकल जो सरकार है उसको कैबिनेट सरकार भी आमतौर पर कह दिया जाता है। तो कैबिनेट जो बहुत काफी शक्तिशाली एक संगठन है और उसका नेतृत्व जो है वो भी प्रधानमंत्री करता है। स्वयं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनकी बैठकें होती हैं। विभिन्न विभागों के बीच जो है एक कड़ी का काम करता है, तालमेल का काम करता है। कई डिपार्टमेंट आपस में, कई मंत्रालय आपस में, कई डिपार्टमेंट आपस में इस तरह से उड़े जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और कोई हो सकता है दूसरा डिफेंस मिनिस्टर आपस में ये चाहे, डिफेंस मिनिस्टर चाहे मुझे ज्यादा पैसे मिले डिफेंस के लिए, और फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो इस तरह से कई डिपार्टमेंटों के बीच में इस तरह की बातें आ जाती हैं कई बार। तो उनके बीच में तालमेल बनवाने का जो कार्य है, उनके बीच में तालमेल स्थापित करवाने का जो कार्य है, कोऑर्डिनेशन का जो कार्य है, वो प्रधानमंत्री जी के पास है। और राष्ट्र के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को माना जाता है। राष्ट्र का नेता होता है, संपूर्ण देश का नेतृत्व करता है, सरकार का एक प्रकार से स्पीकर होता है। सरकार के सभी जो मीडिया में जितनी भी बातें आती हैं वो प्रधानमंत्री आमतौर पर उनकी घोषणाएं करता है। तो लोकसभा को भंग करवाने की शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति के से चाहे तो लोकसभा को भंग करवा सकता है। प्रधानमंत्री की स्थिति अगर राष्ट्रपति से करे तो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री काफी मजबूत माना जाता है राष्ट्रपति की अपेक्षा करीब। तो भारत में कैबिनेट प्रणाली की सरकार है और कैबिनेट प्रणाली की सरकार में प्रधानमंत्री सरकार अगर कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका इनको माना जाता है, यही सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करते हैं और सरकार के लिए उत्तरदायी भी ये स्वयं होते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करते हैं। मंत्रिमंडल के क्या क्या काम होते हैं। मंत्रिमंडल
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। प्रधानमंत्री उनकी अध्यक्षता करता है मंत्रिमंडल की, और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। उसके मुख्य कार्य मंत्रिमंडल के एक तो राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना होता है, प्रशासनिक कार्य बहुत सारे जो प्रशासनिक कार्य हैं, रूटीन के कार्य हैं, जो फाइलों के ऑफिसों के कार्य हैं, वो सारे कार्य भी मंत्रिमंडल को निपटाने पड़ते हैं। वैधानिक कार्य जो जितने भी कानून बनते हैं आमतौर पर मंत्रियों के द्वारा उसको शुरुआत की जाती है, उनको चाहा जाता है और तब उनका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो इसलिए वैधानिक कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय कार्य मुख्यतः जिसका अंतिम निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही सुझाया जाता है, लिया जाता है। विभागों के बीच में तालमेल बढ़वाने का कार्य भी मंत्रिमंडल करती है। विदेशियों से संबंध स्थापित करना, आयात निर्यात करना, वो भी मंत्रिमंडल का कार्य है, उसकी शक्तियां हैं। नियुक्तियों पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही करवाया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह से ही प्रधानमंत्री की सलाह बनती है, और कई सारे जांच पड़ताल संबंधी कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में संबंधों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की रचना जो है वो राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की रचना करता है, उनकी नियुक्तियां करता है, उनको पद से हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो इसलिए उसकी रचना राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का विघटन राष्ट्रपति ही सरकार का और मंत्रिपरिषद का विघटन करता है, उनको पद से हटाने की शक्ति है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद की सलाह, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन पुनर्विचार के लिए एक बार वो वापस भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार करके मंत्रिमंडल ने अगर वो दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए बाध्य होगा, उसमें दोबारा से ना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद को सलाह देने और चेतावनी देना, उनको उत्साहित करना, तो ये भी राष्ट्रपति का मुख्य कार्य है, एक अधिकार है। राष्ट्रपति उनको मंत्रिपरिषद को सलाह दे सकता है, चेतावनी दे सकता है और कह सकता है। राष्ट्रपति का सूचना पाने का अधिकार है मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री के माध्यम से सूचना ही पाता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या चाह रही है। उसके बाद हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। अभी मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे। मंत्रिपरिषद क्या है और उसका गठन कैसे किया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद भारत के संविधान के अनुसार कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते। 15% ही कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% ही केंद्र के अंदर मंत्री बनाए जा सकते हैं। और वो मंत्री कौन कौन से होंगे वो प्यारे बच्चों 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसा हमने पहले बात की। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसके बाद संसदीय सचिव भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री माने जाते हैं। लगभग प्रधानमंत्री के समकक्ष या प्रधानमंत्री के बराबर की शक्ति के, प्रधानमंत्री के बराबर के राजनीतिज्ञ, आमतौर पर जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो कैबिनेट में शामिल होते हैं, वो कैबिनेट के अंदर शामिल किए जाते हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। सबसे बड़े मंत्री ये माने जाते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाग और राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन। राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन रह करके काम करता है। एक कैबिनेट मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उसके अधीन 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। वो सरकार की और प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है किसको कितने मंत्रालय और किसके अधीन कितने उप मंत्री दे। तो वो जो है इस तरह से उप मंत्री बनाए जाते हैं। और उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। कुछ छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, मान लीजिए कोई परिवहन विभाग है, कोई नापतोल विभाग है, कोई छोटा डिपार्टमेंट है, तो उसमें राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। उसके बाद उप मंत्री होते हैं। उप मंत्री सबसे नवसिखिए और नए होते हैं जो आगे चल करके पूरे मंत्री और प्रधानमंत्री का काम संभाल सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इस तरह के नवसिखिए और नए जो चेहरे होते हैं उनको आमतौर पर उप मंत्री बनाया जाता है। अभी भारत के अंदर 15% ही बाध्यता होने के कारण मंत्रियों की उप मंत्री आमतौर पर नहीं बनाए जाते, राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। और उसके बाद संसदीय सचिव होते हैं जो 15% से अलग सरकार के द्वारा अलग अलग संसद में मंत्रियों की मदद करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो संसदीय सचिव बनाए जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो
एक तो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि जिस तरह से आपने कबड्डी की टीम देखी होगी, क्रिकेट की टीम देखी है ना, कोई भी हारता ही है टीम, क्रिकेट की टीम है, कोई हारती है तो क्या एक व्यक्ति हारता है जो गलती करता है, या पूरी टीम हारती है? टीम ही हारती है और टीम ही जीतती है। जो वो टीम वर्क है, उसी तरह का टीम वर्क मंत्रियों का है। मंत्री भी उसी तरह से टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व है उनका। ये नहीं कह सकते आप ये मेरे डिपार्टमेंट तो सही है, उस डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कमी है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए, एक मंत्री के विरुद्ध भी, तो पूरी की पूरी प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, मिलकर के सामूहिक उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति अलग होता है मंत्रियों से। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में या मंत्री परिषद के बीच में शामिल नहीं होता है। मंत्री परिषद प्राय एक ही दल से पाई जाती है या दलों के गठबंधन से पाई जाती है। आमतौर पर एक तरह की विचारधारा के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। मंत्री परिषद की अवधि लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करती है। आमतौर पर इसकी अवधि जो है वो सामान्य 5 साल रखी जाती है। और मंत्री जो है वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री लोकसभा से बनाए जाने अच्छे माने जाते हैं, लोकसभा से बनाए जाते हैं। लेकिन राज्यसभा का भी एमपी मंत्री बन सकता है। और बिना कोई एमपी के भी मंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो राज्यसभा की ले चाहे वो लोकसभा की ले। उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रभुत्व होता है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार मंत्रियों के पास होता है। वो जब राज्यसभा में कोई क्वेश्चन आता है उस डिपार्टमेंट के संदर्भ में, तो वो राज्यसभा में भी जा सकता है, और लोकसभा में आता है तो लोकसभा में भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार उसके पास होता है। तो कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद का ही एक छोटा हिस्सा होते हैं। कैबिनेट में कुछ बहुत सिलेक्टेड और चुनिंदा और दिग्गज नेता जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और जो बाकी के जो मंत्री होते हैं वो सब को मिला करके वो मंत्री परिषद उनको कहा जाता है। तो आज हमने प्यारे बच्चों संसद की कार्यपालिका, जो भारत की केंद्रीय कार्यपालिका है, उसके बारे में पढ़ा है। एक उपराष्ट्रपति के पद के बारे में और मैं 1 मिनट बात करना चाहूंगा। उपराष्ट्रपति का पद भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अंदर इसका प्रावधान है। और उपराष्ट्रपति का पद जो है बनाया जाना आवश्यक था। आवश्यक इसलिए था कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कोई बीमार हो जाए या कहीं लंबे टाइम के लिए बाहर जाना पड़े, छुट्टी पर जाना पड़े, या एकदम से कोई देहांत हो जाए, किसी प्रकार की हादसा हो जाए, तो उस पद को हम 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रख सकते, राष्ट्रपति के पद को। उसके लिए एक उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। उपराष्ट्रपति का पद बनाने के बाद में यह विचार किया गया कि इसको काम क्या दिया जाए, क्योंकि भारत में यह व्यवस्था है कि काम के बदले में पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है। अब उनको काम क्या दिया जाए? वो राष्ट्रपति 2 तरह के काम, उपराष्ट्रपति 2 तरह के काम करता है। एक तो वो काम करता है कि वो इंतजार करता है कि कब राष्ट्रपति का पद खाली हो और कब मुझे जो है ये सीट मिले, ये इंतजार करता है। दूसरा, वो तो कभी कभार होता है, कभी कभार सदियों में एक बार हो सकता है मौका मिले या ना मिले किसी भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने का। हाँ, जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं भी लेगा, राष्ट्रपति का वेतन भी लेगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग भी पूर्णतः करेगा वो। और उसके बाद सामान्य परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति अपना काम कर रहा है तो उसको खाली नहीं बिठा सकते। उसके लिए क्या किया गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। वो जब तक राष्ट्रपति का पद संभालेगा तो वो राष्ट्रपति का पद देखेगा, अदरवाइज वो सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा के अध्यक्ष का काम देखेगा। जिस तरह से लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, उसमें अनुशासन बनाए रखना, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करना, उसकी बैठकों में बोलने का समय देना, प्रस्ताव पारित करवाना, उन सब की अनुशासन बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, वही काम राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति करता है। और वो पदेन रूप से उसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए भी पहले राज्यसभा प्रस्ताव पास करेगी, महाभियोग प्रस्ताव, और तब जाकर के बाद में लोकसभा के पास आएगा। जबकि राष्ट्रपति के लिए कहीं पर भी जा सकता है। इनके बारे में अलग से राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव, पद से हटाया जाना, वेतन आदि की बातें हम अलग से करेंगे प्यारे साथियों और आदरणीय साथियों और प्यारे बच्चों। तो इन्हीं के साथ केंद्रीय जो मंत्री परिषद थी उसको, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को हमने अच्छे से पढ़ा, उनके कार्य, उनकी शक्तियां और उनकी स्थिति के बारे में आपने बहुत ध्यान से सुना है। और
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके संदर्भ में जो भी प्रश्न हो अपने अध्यापक को लिख करके चेक करवाएं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।